तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, अब आपकी परीक्षा के लिए 2 दिन ही शेष रह चुके हैं, इसलिए आज का ये टॉपिक आपके लिए विशेष होगा। जो 2018 में कुछ प्रश्न पूछे हुए थे पाश्चात्य काव्य शास्त्र के, इसमें जो पहला प्रश्न पूछा गया था, सौंदर्य शास्त्र का जनक पश्चिम में किसे माना जाता है? तो जो पश्चिम में सौंदर्य शास्त्र का जनक माना जाता है तो ये माना जाएगा बोमगार्टन को। यहाँ पर जो विकल्प ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मलारमे, बादलेयर, मेटरलिंक, WP इट्स का संबंध किस साहित्यिक वाद से रहा है? तो ये रहा है इन तीनों का प्रतीकवाद से। याद रखिएगा, मलारमे है, बादलेयर है, मेटरलिंक है और WP इट्स, इन सभी का संबंध रहा है प्रतीकवाद से। सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये रिपीट हो सकते हैं, पूर्ण संभावना है इनकी। आगे है, ओडिसी, इलियड आदि महाकाव्य किसने लिखे हैं? तो दोनों ही महाकाव्य है होमर के। आगे है, सिसरो के ग्रंथ का नाम बताइए। तो ये पाश्चात्य काव्यशास्त्र से संबंध रखने वाले विद्वान है। सिसरो के ग्रंथ का नाम है डी ओरेटरी। आगे है, कविता में टेक्सचर और स्ट्रक्चर की बात किसने की थी? तो ये की गई थी रैनसम के द्वारा। प्रश्न बन सकता है कि जो पाश्चात्य काव्यशास्त्र में कविता में टेक्सचर का सबसे पहले उल्लेख किसने किया था? तो रैनसम ने किया था। स्ट्रक्चर का पूछा जाए तो स्ट्रक्चर का भी रैनसम ने ही किया था। हाँ दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप करना या टेलीग्राम कर देना, आपको ये PDF में प्रदान कर दूंगा। आगे है, ये 2019 में पूछे हुए प्रश्न थे, एलन टेट काव्य का अस्तित्व किस पर निर्भर मानते हैं? तो ये मानते हैं टेंशन या तनाव पर। एक तरह से इन्हें तनाव का प्रवर्तक भी माना जाता है, तनाववाद का। अगला प्रश्न है, पिंडार ने किस विधा में साहित्य रचना की थी? तो जो पिंडार थे इन्होंने गीत विधा में साहित्य रचना की थी। अगला प्रश्न है, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स किसकी रचना है? तो ये है वर्ड्सवर्थ की। तो वर्ड्सवर्थ के ऊपर मैं एक वीडियो भी लाया था जिसमें मैंने आपको वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज आदि के ऊपर महत्वपूर्ण प्रश्न बनाकर वीडियो प्रदान की थी। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उसे देख सकते हो आप, महत्वपूर्ण साबित होगी आपके लिए ये। प्रश्न कई बार आपसे ये सीधा सीधा बन सकता है कि जो कल्पना सिद्धांत का प्रवर्तन किसने किया था? तो ये किया था कॉलरिज ने। जो कॉलरिज थे ये वर्ड्सवर्थ के मित्र थे। अगला प्रश्न है, अरस्तु के अनुसार त्रासदी में कवि किसका अनुकरण करता है? तो अरस्तु के अनुसार त्रासदी में कवि करता है अनुकरण कार्यरत मनुष्य का। ठीक है। आगे है कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स जिन्हें मैं आपके समक्ष लाया हूँ। इनकी पूरी संभावना है कि ये पेपर में आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो वीडियो को शांत होकर देखिएगा। तो जो भामा है, इनकी प्रसिद्ध पंक्ति है शब्दार्थो सहितो काव्यम। तो ये प्रश्न बन सकता है कि जो शब्दार्थो सहितो काव्यम किसकी पंक्ति है? तो ये हो जाएगी भामा की। सही विकल्प यहाँ पर भामा माना जाएगा। आगे है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसकी पंक्ति है? वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ये हो जाएगी आचार्य विश्वनाथ की पंक्ति। इसका जो अर्थ निकलता है इस पंक्ति का, तो ये निकलता है रसयुक्त वाक्य काव्य है। इंपॉर्टेंट है ये वाला दोस्तों, याद रखिएगा। आगे है, रमणीयाथ प्रतिपादक शब्द काव्यम, ये पंक्ति किसकी होगी? तो ये हो जाएगी पंडित राज जगन्नाथ की पंक्ति। इसका अर्थ निकलता है रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द काव्य है। क्या है? रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द क्या है? काव्य होगा ये। तो ये जो ये पंक्ति है इसका अर्थ ये निकलता है। आगे है, दंडी की पंक्ति, काव्य शोभाक्रांत धर्मान अलंकार प्रक्षते। तो ये पंक्ति किसकी होगी? तो ये पंक्ति हो जाएगी दंडी की। आगे है, काव्य को शोभा प्रदान करने वाले धर्म अलंकार कहे जाते हैं। ये पंक्ति होगी दंडी की। आगे है यहाँ पर, रीतिरात्मा काव्यस्य, ये पंक्ति किसकी होगी? तो ये पंक्ति हो जाएगी वामन की। तो कई बार ये प्रश्न सीधा सीधा बनेगा कि जो रीति को काव्य की आत्मा किसने माना था? तो ये माना था वामन के द्वारा, या फिर रीति संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया था? तो ये वामन ने ही किया था। आगे है, काव्यस्य आत्मा ध्वनि, ध्वनि को काव्य की आत्मा किसने माना है? तो ये माना था आनंद वर्धन जी के द्वारा। ये ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं, इसका भी आपने ध्यान रखना है। आगे है, वक्रोक्ति काव्य जीवितम,
क्या है? वक्रोक्ति काव्य जीवितम, ये पंक्ति किसकी होगी? कुंतक जी की पंक्ति हो जाएगी। क्या अर्थ निकलता है? काव्य का जीवन वक्रोक्ति है। क्या? काव्य का जीवन वक्रोक्ति है, या वक्रोक्ति संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया था? कुंतक के द्वारा किया गया था। आगे है हिंदी विद्वानों का साहित्य की परिभाषा किस प्रकार से दी गई है, तो ये देख लेते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न या पंक्ति है ये वाली, रामचंद्र शुक्ल की। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कविता जीवन और जगत की अभिव्यक्ति है। तो दोस्तों ये तो है महत्वपूर्ण पंक्ति, कितनी बार बोलूं, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पंक्ति है, याद रखिएगा। ये आपसे नेट में भी पूछी जा सकती है, सेट में भी, पीजीटी हिंदी में भी। कविता जीवन और जगत की अभिव्यक्ति है, किसका कथन होगा? रामचंद्र शुक्ल का। आगे है अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, तो ये पंक्ति किसकी होगी? महावीर प्रसाद द्विवेदी की। तो ये भी महत्वपूर्ण है। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। क्या है? काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, ये कथन किसका होगा? तो ये कथन हो जाएगा जयशंकर प्रसाद का। ये प्रश्न सीधा सीधा आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि ये पंक्ति किसने कही है। इसके पश्चात है कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, किसका कथन है ये? तो ये पंत जी का कथन हो जाएगा। इसके पश्चात अंग्रेजी विद्वानों की परिभाषा है, इसे देख लेते हैं। पोइट्री इज द बेस्ट वर्ड्स इन देयर बेस्ट ऑर्डर, अर्थात सर्वोत्तम शब्द अपने सर्वोत्तम क्रम में कविता है। तो जो परीक्षा में अंग्रेजी में तो नहीं पूछा जाता है, पर हिंदी में पूछा जाता है। जो पीछे भी टैट हुआ था, जेबीटी टैट, हाँ, तो वहाँ पर ये पंक्ति पूछी गई थी कि ये पंक्ति किसकी है? सर्वोत्तम शब्द अपने सर्वोत्तम क्रम में कविता होती है। तो ये कथन कॉलेज का हो जाएगा। फिर है पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। क्या है? पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। तो ये पंक्ति किसकी होगी? इसमें हिंदी में बोल देता हूँ, कविता प्रबल अनुभूतियों का सहज उद्रेक है। तो ये जो पंक्ति हो जाएगी वर्ड्सवर्थ की हो जाएगी, ये वाली पंक्ति। आगे है पोइट्री इज द बॉटम अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, या कविता मूल रूप में जीवन की आलोचना है। ये कथन किसका हो जाएगा? मैथ्यू अर्नाल्ड का। आगे है साहित्य के मुख्य 4 तत्व निर्धारित किए गए हैं। आपसे प्रश्न बन सकता है कि जो साहित्य के मुख्य कितने तत्व निर्धारित किए हैं, तो ये किए गए हैं 4। साहित्य के मुख्यतः 4 तत्व निर्धारित किए गए हैं, और वो कौन कौन से हैं? भाव, कल्पना, बुद्धि और शैली। कौन कौन से हैं? भाव, कल्पना, बुद्धि और शैली, ये 4 तत्व होंगे। इसके पश्चात है साहित्य के भेद। यहाँ से प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि जो साहित्य के कितने भेद हैं दोस्तों? साहित्य के होंगे 2 भेद, एक होगा पद्य और दूसरा होगा गद्य। कौन कौन से? पद्य और गद्य, 2 भेद होंगे ये। इसके पश्चात है जो कई बार ये भी पूछा जाता है कि पद्य में कौन कौन सी विधाएं आती हैं, तो पद्य में आते हैं महाकाव्य, खंड काव्य, गीत काव्य, कविता या पद। क्या क्या आएंगे? महाकाव्य आएंगे पद्य में, खंड काव्य आएंगे, गीत आएंगे, कविता आएगी या पद आएंगे, ठीक है ना, ये पद्य में आएंगे। फिर गद्य में पूछा जाता है कि गद्य में कौन कौन सी विधा आती हैं, तो ये होते हैं उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, आलोचना, जीवनी, संस्मरण, साक्षात्कार या रिपोर्ट आज़ादी। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट दीजिएगा पूरे का, जब भी टाइम लगे तो इसको एक बार ध्यान से देख लेना, यहाँ से भी प्रश्न बनता है। आगे है कुछ संस्कृत के आचार्य जिनसे आपसे प्रश्न बन सकता है, तो चलिए देख लेते हैं इन्हें। तो जो भरत मुनि थे, इनका समय आपसे पूछा जाता है कि इनका समय कब का है, तो यह है 2री शती का समय इनका माना जाता है, और इनका जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो है नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र भरत मुनि का है। फिर होंगे भामा, इनका समय है 6ठी शताब्दी और इनका प्रमुख ग्रंथ है काव्यालंकार। फिर होंगे दंडी, इनका समय है 7वीं शती और इनका ग्रंथ होगा काव्य आदर्श। फिर है उद्भट, इनका समय है 8वीं शती और इनका जो ग्रंथ है काव्यालंकार सार संग्रह, ये इनका ग्रंथ हो जाएगा। फिर है बामन, इनका समय है 8वीं शती और इनका जो प्रमुख ग्रंथ है काव्यालंकार सूत्र, ये इनका प्रमुख ग्रंथ हो जाएगा। फिर हम होंगे रुद्रट, इनका समय है 9वीं शती और इनका प्रमुख ग्रंथ है काव्य अलंकार। यहाँ पर जो भामा और रुद्रट है, इनके ग्रंथों का नाम एक ही है, काव्य अलंकार। आगे हैं आनंद वर्धन, इनका जो समय होगा 9वीं शती होगा और इनका जो प्रमुख ग्रंथ होगा ध्वनियालोक होगा। ये आप इस तरह से आइडिया लगा सकते हैं कि आनंद वर्धन ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक थे और इनका ग्रंथ का शुरुआत भी ध्वनि से होता है।
फिर है राजशेखर, इनका समय है 10वीं शती और इनके ग्रंथ का नाम है काव्य मीमांसा। फिर होंगे भट्टतौत, इनका समय है 10वीं शती और इनके जो काव्य का नाम है काव्य कौतुंब। महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। तो दोस्तों जितनी भी यहाँ पर रचनाएं, समय या रचनाकार का नाम बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से प्रश्न अवश्य रिपीट होगा। अगला प्रश्न है अभिनवगुप्त, तो इनका समय है 10वीं शती और इनका ग्रंथ है तंत्रालोक। जो अभिनवगुप्त थे ये ध्वनि संप्रदाय से संबंधित आचार्य माने जाते हैं। फिर है कुंतक, इनका समय है 10वीं शती और इनके ग्रंथ का नाम है वक्रोक्ति जीवितम। आगे हैं धनंजय, इनका समय है 10वीं शती और इनके ग्रंथ का नाम है दशरूपक। फिर है महिम भट्ट, इनका समय है 11वीं शती और इनके ग्रंथ का नाम है व्यक्ति विवेक। आगे हैं भोजराज, इनका समय है 11वीं शती और इनके जो प्रमुख ग्रंथ हैं वे हैं सरस्वती कंठावरण, फिर है श्रृंगार प्रकाश। भोजराज के 2 ग्रंथ हैं, सरस्वती कंठावरण और श्रृंगार प्रकाश, और इनका समय 11वीं शती है। फिर हैं क्षेमेंद्र, इनका समय है 11वीं शती, कवि कंठावरण इनका प्रमुख ग्रंथ है। फिर है ममट, इनका समय 11वीं शती है और जो काव्य प्रकाश है ये इनका प्रमुख ग्रंथ माना जाता है। आगे है यहाँ पर रुयक, इनका समय है 12वीं शती और अलंकार सर्वस्व इनका प्रमुख ग्रंथ है। फिर है शोभाकार मित्र, इनका समय है 12वीं शती और अलंकार रत्नाकर इनका प्रमुख ग्रंथ है। फिर है बागभट्ट प्रथम, इनका समय है 12वीं शती और बागभट्ट अलंकार ये इनका प्रमुख ग्रंथ है। फिर है हेमचंद्र, इंपॉर्टेंट है ये वाला ध्यान रखना, हेमचंद्र का समय है 12वीं शती और काव्यानुशासन इनका ग्रंथ होगा। आगे है रामचंद्र गुणचंद्र, इनका समय माना जाता है 12वीं शती और नाट्य दर्प इनका प्रमुख ग्रंथ है। फिर होंगे शारदा तनय, इनका समय है 13वीं शती और भाप प्रकाशन इनका ग्रंथ होगा। फिर है जयदेव, इनका समय है 13वीं शती और चंद्रालोक इनका प्रमुख ग्रंथ है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। आगे हैं विश्वनाथ, इनका समय है 14वीं शती और साहित्य दर्पण इनका प्रमुख ग्रंथ है, इंपॉर्टेंट होंगे ये भी। फिर है विद्याधर, इनका समय है 14वीं शती और एकावली इनकी रचना है। आगे हैं विद्यानाथ, इनका समय 14वीं शती है और नाट्य दर्पण इनका ग्रंथ होगा। फिर है भानुदत्त, इनका समय है 14वीं शती और रसमंजरी और रस तरंगिणी ये दोनों ही इनकी रचनाएं होंगी, ये भी इंपॉर्टेंट कवि हैं। आगे है रूप गोस्वामी, इनका समय 16वीं शती होगा, उज्ज्वल नीलमणि नामक इनका प्रमुख ग्रंथ होगा, इंपॉर्टेंट है ये भी। फिर है शेखर केशव मिश्र, इनका समय 16वीं शती होगा, प्रताप रुद्र यशोभूषण इनका ग्रंथ होगा। आगे हैं अपय दीक्षित, 16वीं शती इनका समय है, वृत्ति वार्तिक इनका ग्रंथ होगा। फिर है पंडित राज जगन्नाथ, इनका समय है 17वीं शती और रस गंगाधर इनका प्रमुख ग्रंथ है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे है विश्वेश्वर पंडित, इनका समय है 18वीं शती, अलंकार कौस्तुभ इनकी रचना होगी। आगे देख लेते हैं, ये हमने देख लिया। फिर है आगे, यहाँ पर धीरे धीरे वीडियो को स्क्रॉल करूँगा, अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट लगता है तो उसे भी आप देख सकते हो। मैं अपनी तरफ से जो जो इंपॉर्टेंट मुझे लगता है वो आपको बता दूंगा। आगे है यहाँ पर ग्रंथ नाट्यशास्त्र, जो नाट्यशास्त्र ग्रंथ है ये किसका होगा, तो ये भरतमुनि का ग्रंथ होगा और स्वयं भरतमुनि ने इसे पंचम वेद कहा था। ये प्रश्न बनता है हिंदी साहित्य में, यहाँ पर इंपॉर्टेंट होगा ये, भरतमुनि ने नाट्यशास्त्र को क्या कहा था, तो ये कहा था पंचम वेद, ठीक है ना। ये भी बन सकता है कि जो नाट्यशास्त्र में कुल कितने अध्याय हैं, इसमें कुल अध्यायों की संख्या होगी 36, ठीक है, लगभग 5000 श्लोक इसमें संकलित किए गए हैं। आगे है काव्य हेतु, किस आचार्य ने किसे काव्य हेतु माना है उसे हम देख लेते हैं। जो भामह थे इन्होंने प्रतिभा को काव्य हेतु माना था। फिर जो दंडी है इन्होंने प्रतिभा, शास्त्र ज्ञान, अभ्यास इन तीनों को काव्य हेतु माना है। और जो रुद्रत और कुंतक है इन्होंने शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास इसे काव्य हेतु माना है। फिर होंगे वामन, इन्होंने लोक या लोक व्यवहार, विद्या और प्रकीर्णन को काव्य हेतु माना है। फिर होंगे जयदेव, इन्होंने मूल प्रतिभा को माना है। इसके अंतर्गत किस किस को माना है, व्युत्पत्ति को, व्युत्पत्ति हो जाएगा। फिर अभ्यास से सहायक इन्होंने काव्य हेतु माना है। फिर ममट हो जाएंगे, ममट ने शक्ति, निपुणता और अभ्यास इन्हें काव्य हेतु माना है। फिर होंगे हेमचंद्र, इन्होंने सिर्फ प्रतिभा को काव्य हेतु माना है। और फिर जगन्नाथ है, इन्होंने भी केवल प्रतिभा
प्रतिभा को ही काव्य हेतु माना है। ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। आगे है, विभिन्न आचार्यों द्वारा प्रतिष्ठित रस कौन कौन से होंगे। तो यहाँ पर जो सबसे पहले रस श्रृंगार रस है, इसे भर्तमुनि द्वारा प्रतिपादित किया था और इसका स्थायी भाव क्या था, रति। फिर जो हास्य रस है, इसका स्थायी भाव होगा हास, और इसे भर्तमुनि द्वारा ही प्रतिष्ठित किया गया था। फिर होंगे रौद्र रस, इसका जो स्थायी भाव होगा क्रोध। फिर है करुण रस, इसका स्थायी भाव होगा शोक। फिर है वीर रस, इसका स्थायी भाव होगा उत्साह। फिर होगा अद्भुत रस, इसका स्थायी भाव क्या होगा, विस्मय। फिर है विभत्स रस, इसका स्थायी भाव होगा जुगुप्सा। फिर होगा भयानक रस, इसका स्थायी भाव होगा भय। इसके पश्चात जो शांत रस है, इसे उद्भट के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। फिर जो प्रियान है, प्रियान रस, इसको किया था रुद्रट के द्वारा प्रतिपादित। फिर वात्सल्य रस है, इसे किया था विश्वनाथ के द्वारा प्रतिपादित। फिर भक्ति रस है, इसे रूप गोस्वामी के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो एक बार हम इन्हें फिर से देख लेते हैं। जो शांत रस है, इसका स्थायी भाव होगा निर्वेद, पूछा जाता है ये वाला प्रश्न। फिर जो प्रियान रस है, इसका जो स्थायी भाव होगा तो ये स्नेह होगा। फिर जो वात्सल्य रस है, इसका स्थायी भाव होगा वात्सलता, वत्सलता, इसका स्थायी भाव वात्सल्य का स्थायी भाव हो जाएगा। फिर है भक्ति रस, इसका स्थायी भाव क्या होगा, ईश्वर विषयक रति, ये भक्ति रस का स्थायी भाव हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने ध्यान रखना है, एक तो शांत रस है, इसे उद्भट के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। फिर प्रियान रस है, इसे रुद्रट के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। वात्सल्य रस है, इसे विश्वनाथ के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। और जो रूप गोस्वामी है, इसे भक्ति, जो रूप गोस्वामी है, इन्होंने भक्ति रस को प्रतिपादित किया था। आगे है अलंकारों की संख्या किस आचार्य ने कितनी मानी है। तो जो भर्तमुनि है, इन्होंने नाट्यशास्त्र में अलंकारों की संख्या मानी है 4। और जो वेद व्यास हैं, इन्होंने अलंकारों की संख्या मानी है 16। और जो भामा है, इन्होंने अलंकार की संख्या मानी है 39। और जो दंडी है, इन्होंने अलंकारों की संख्या मानी है 35। फिर उद्भट है, इन्होंने अलंकारों की संख्या मानी है 40। और जो वामन है, इन्होंने अलंकारों की संख्या मानी है 33। रुद्रट है, इन्होंने मानी है 52। कुंतक इन्होंने 13 मानी है। और जो भोजराज हैं, इन्होंने मानी है 72। और जो ममट हैं, इन्होंने मानी है 67। और जो जयदेव हैं, इन्होंने मानी है 100। फिर है विश्वनाथ, इन्होंने मानी है 88। फिर होंगे अभय दीक्षित, इन्होंने मानी है 124। और फिर जगन्नाथ हैं, इन्होंने मानी है 161। सबसे ज़्यादा जगन्नाथ ने अलंकारों की संख्या मानी है 161। आगे है किस आचार्य ने गुणों की संख्या कितनी मानी है। तो भर्तमुनि है, इन्होंने गुणों की संख्या मानी है 10। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है ये वाला। फिर भामा है, इन्होंने गुणों की संख्या मानी है 3। फिर दंडी होंगे, दंडी ने मानी है 10। फिर वामन है, इन्होंने मानी है 20। फिर होंगे आनंद वर्धन, इन्होंने मानी है 3। फिर हैं भोजराज, इन्होंने मानी है 24। फिर होंगे ममट, इन्होंने मानी है 3। फिर हैं वेद व्यास, इन्होंने मानी है 19। फिर हैं विश्वनाथ, इन्होंने मानी है 3। फिर हैं जगन्नाथ, इन्होंने मानी है 3। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि जो गुण हैं वो कौन कौन से हैं। तो देख लेते हैं गुणों को। भर्तमुनि के अनुसार गुणों की संख्या कितनी है, 10 है। कौन कौन से हैं भर्तमुनि के अनुसार, माधुर्य, ओज, प्रसाद। मुख्यतः जो आजकल हम बात करें वो 3 ये होंगे, माधुर्य, ओज और प्रसाद, ये मुख्य गुण हैं। बाकी जो भर्तमुनि ने आगे कौन कौन से माने वो देख लेते हैं। माधुर्य पहला होगा, ओज दूसरा, प्रसाद तीसरा, श्लेष चौथा, समता पांचवा, सुकुमारता छठा, अर्थव्याप्ति सातवां, उदारता आठवां, क्रांति नौवां और समाधि 10वां। फिर से एक बार बता देता हूँ। भर्तमुनि ने माने हैं माधुर्य, ओज, प्रसाद, श्लेष, समता, सुकुमारता, अर्थव्याप्ति, उदारता, क्रांति और समाधि। ये भर्तमुनि के 10 गुण माने गए हैं। आगे है पाश्चात्य काव्यशास्त्र। यहाँ पर जो मैं सभी के बारे में नहीं करवाऊंगा, अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगी तो आप व्हाट्सएप कर लेना मुझे या टेलीग्राम कर देना, वहाँ पर मैं आपको ये पीडीएफ प्रदान कर दूंगा। जो मुख्य होंगे उनके बारे में यहाँ पर बता देता हूँ मैं आपको। जो प्लेटो है, ये पाश्चात्य काव्यशास्त्र के प्रमुख
प्रचारकों में से एक है। इनका जन्म कई बार पूछा जाता है, इनका जन्म कहाँ हुआ था। इनका जन्म हुआ है यूनान में, ठीक है ना। इनका समय पूछा जाता है कई बार, इनका समय क्या है, तो इनका समय होगा 427 से लेकर 347 ईस्वी पूर्व। इनकी जो प्रमुख रचना है उन्हें देख लेते हैं। रिपब्लिक इनकी प्रमुख ग्रंथ है। इयॉन, फिडो, फ्रीडम, फ्रीडस, लॉज, स्टेट्समैन, ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, बाकी आप पढ़ लेना। फिर अरस्तु होंगे, इनका समय है 384 से लेकर 322 ईस्वी पूर्व तक। पेरिपोइटिकस इनकी जो प्रमुख रचना है। फिर रिटोरिक और पॉलिटिक्स, ये तीन इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। जो होरेस है, इनकी जो रचना है प्रसिद्ध आर्स पोइटिका, ये इनकी प्रमुख रचना है। फिर लोंजाइनस है, इनकी जो प्रमुख रचना है पेरी इप्सुस या ऑन दी सबलाइम, ये इनकी प्रमुख रचना हो जाएगी। आगे देख लेते हैं जो प्रमुख पाश्चात्य काव्यशास्त्र होंगे, इनके देख लेते हैं, बाकी आप खुद भी पढ़ सकते हैं उसे। विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, इनका समय 1770 है। और लिरिकल बैलेड्स, द प्रिल्यूड, ये दोनों ही इनकी रचनाएं होंगी। फिर है कॉलरिज, इनका समय है 1772 और इनकी जो प्रमुख रचना है उन्हें देख लेते हैं। बायोग्राफिया लिटरेरिया इनकी प्रमुख रचना है, बाकी इनकी रचनाएं आप पढ़ लेना। फिर है पीवी शैली, इनका समय है 1792 और इनकी जो प्रमुख रचना है ये है अ डिफेंस ऑफ पोइट्री, ये भी पूछे जा सकते हैं कभी। आगे देख लेते हैं। आगे है कार्ल मार्क्स, इनकी जो इतनी रचनाएं नहीं पूछी जाती है, इनका नाम ही बहुत प्रसिद्ध है। फिर एक बार यहाँ पर जो सिगमंड फ्राइड है इसे भी देख लेना। पूछा जाता है कि जो सिगमंड फ्राइड का संबंध किससे है, मनोविश्लेषणवाद से है। इनका समय है यहाँ पर 1856। क्रोचे, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। क्रोचे का समय कब का है, 1866 का है। एस्थेटिक और लॉजिक, ये दोनों ही इनकी रचना है। एजरा पाउंड से भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है, खासकर नेट में एजरा पाउंड को लिया जाता है। 1885 इनका जन्म है और मेक इट न्यू इनकी प्रमुख रचना है। फिर आएंगे टी.एस. इलियट, महत्वपूर्ण है ये, इनका समय है 1888 और इनकी जो प्रमुख रचना है वे इस प्रकार से होंगी। सिलेक्टेड एसेज, एसेज एशियंट एंड मॉडर्न, पोइट्री एंड ड्रामा, ऑन पोइट्री एंड पोइटिक्स, द सेक्रेड वुड, द वेस्टलैंड, ये इनकी प्रमुख रचना है। द वेस्टलैंड, द यूज ऑफ पोइट्री एंड यूज ऑफ क्रिटिसिज्म, ये इनकी प्रमुख रचना है, देख लेना ध्यान से इसे। इसके पश्चात जो प्रमुख रचनाकार हैं वे हैं आई.ए. रिचर्ड्स, इनका समय कब का है, तो इनका समय हो जाएगा 1893 का और इनकी जो प्रमुख रचना है उन्हें देख लेते हैं। द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक, द मीनिंग ऑफ मीनिंग, प्रमुख रचना है ये वाली। प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, पोइट्रीज एंड साइंसेस, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, ये भी महत्वपूर्ण हो जाएगी। फिलॉसफी ऑफ रिटोरिक, ये भी इनकी प्रमुख रचना है। आगे हैं ज्यों पाल सार्त्रे, ये भी प्रमुख हैं, इनका समय है 1905। एक बार इनकी रचना भी देख लेना आप कौन कौन सी होगी। ये ज़्यादा डिस्क्राइब इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, फिर आपको देखने में दिक्कत आ जाएगी, ठीक है ना। जॉक देरिदा को भी एक बार आप देख लेना, ठीक है। यह यहाँ पर प्रमुख पाश्चात्य विचारक और उनका जन्म स्थान है, तो यहाँ से भी प्रश्न बनता है, तो इसको भी ध्यान से देखिएगा। तो जो प्लेटो है इनका जन्म कहाँ हुआ था, यूनान के एथेंस में, जो एथेंस है यहाँ पर प्लेटो का जन्म हुआ है। फिर होंगे अरस्तु, इनका जन्म हुआ है मकदूनिया में। फिर है लोंजाइनस, इनका जन्म यूनान में हुआ है। वर्ड्सवर्थ है, इनका जन्म हुआ है इंग्लैंड में। फिर है कॉलरिज, इनका जन्म हुआ है इंग्लैंड में। क्रोचे, इनका जन्म इटली में हुआ है। टी.एस. इलियट, इनका जन्म हुआ है अमेरिका में। फिर है आई.ए. रिचर्ड्स, इनका जन्म हुआ है यूके में या यूनाइटेड किंगडम में। फिर होंगे प्रमुख सिद्धांत और उनके सिद्धांतकार, तो यहाँ से भी प्रश्न बनता है, आपने पीछे प्रश्न पत्र में देखा होगा। ये अनुकरण सिद्धांत किसका था, प्लेटो का। फिर है विरेचन सिद्धांत और त्रासी सिद्धांत, ये दोनों ही अरस्तु के सिद्धांत होंगे। फिर है उदात्त सिद्धांत या औदात्यवाद, लोंजाइनस के सिद्धांत होंगे। फिर है द्वंद्ववाद, ये हीगल का संबंध होगा। फिर है स्वच्छंदतावाद, इसके साथ वर्ड्सवर्थ का संबंध होगा। फिर है कल्पना सिद्धांत, इम्पॉर्टेंट है ये,
तो ये कॉलेज का सिद्धांत हो जाएगा। अस्तित्ववाद से संबंध किसका है? सोरेन किरकेगार्ड का, इंपॉर्टेंट है ये। फिर होंगे द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, कार्ल मार्क्स का। फिर है प्रतीकवाद। तो यहाँ पर देखिए ये प्रश्न तो अभी पीछे जो मैंने आपको वीडियो करवाई थी उसमें ये प्रश्न पूछा हुआ था। जिन मोरेयास और बादलेर और मेलार में इन तीनों का संबंध प्रतीकवाद से है। फिर है प्राकृतवाद, एमिल जोला प्राकृतवाद से संबंधित हैं। फिर होंगे मनोविश्लेषणवाद, ये फ्राइड का वाद है। फिर है अभिव्यंजनावाद, क्रोचे का वाद है ये। फिर है महान यथार्थवाद, जॉर्ज लुकाज का वाद है ये। फिर है आगे बिंबवाद, ये टी.ई. ह्यूम और एजरा पाउंड से संबंधित है बिंबवाद। आगे है निर्व्यक्तिकतावाद, तो ये इलियट का होगा। फिर है वस्तुनिष्ठ समीकरण, इलियट का होगा। परंपरा सिद्धांत, इलियट का होगा। उपन्यास का अंत किसने कहा था? इलियट ने कहा था उपन्यास का अंत हो गया है। सबसे महत्वपूर्ण है निर्व्यक्तिकता का वाद। कौन सा? निर्व्यक्तिकता का जो वाद दिया था ये इलियट का सबसे महत्वपूर्ण और प्रश्न पेपर में पूछा जा सकता है। आगे है संप्रेषण सिद्धांत, किसने दिया था? आइए रिचर्ड ने। मूल्य सिद्धांत किसने दिया था? आइए रिचर्ड ने। और अर्थमीमांसा सिद्धांत आइए रिचर्ड ने दिया था। आगे है यथार्थवाद, किसका है? कार्वे का है। अंतश्चेतनावादी यथार्थवाद किसका है? D.H. लॉरेंस का होगा। कुत्सित यथार्थवाद किसका है? फ्लावर्ट का होगा ये। आगे है अति यथार्थवाद, किसने दिया था? आंद्रे प्रेते और हर्बर्ट रीड के द्वारा। आगे है नव्य शास्त्रवाद, ये बेन जॉनसन के द्वारा दिया गया है। संरचनावाद प्रोफेसर फर्दिनाथ डी ससियो इनके द्वारा दिया गया था। फिर है उत्तर संरचनावाद, जॉक देरिडा के द्वारा दिया गया था। विखंडनवाद अत्यधिक पूछा जाता है, विखंडनवाद किसने दिया था? जॉक देरिडा ने। फिर होंगे अजनबीपन, स्केलोवस्की का होगा। विडंबना और विसंगति अंतर्विरोध, क्लिंट ब्रुक्स का होगा। फिर होगा विरोधाभास, ये होगा आपका रॉबर्ट पेन बारेन का। फिर है साहित्य का समाजशास्त्र, हिप्पोलिट टेन का। फिर है विचारधारा का अंत, डैनियल बेल का होगा ये। फिर है लेखक की मृत्यु, किसने कहा था? रोला बर्थ का। फिर है लेखक का अंत, लाइन ट्रीलिंग का। फिर है परंपरागत शैलियों की मरती हुई विधाएं, ये किसने कहा था? एडमंड विल्सन ने। इसके पश्चात है जो मनोविज्ञान के प्रमुख विचारक या कवि रहे हैं या आचार्य रहे हैं वे कौन से होंगे? सिगमंड फ्राइड, अल्फ्रेड एडलर, कार्ल गुस्ताव यूंग, डॉक्टर हैवलॉक एलिस, ये होंगे मनोवैज्ञानिक कवि। आगे देख लेते हैं प्रमुख अस्तित्ववादी कौन कौन से हैं। तो इनमें है सोरेन किरकेगार्ड, मार्टिन हेडेगर, कार्ल जैस्पर्स, फिर है काफका, फ्रांच, फिर है जियो पॉल सार्त्र, ये प्रमुख रचनाकार अस्तित्ववाद से संबंध रखते थे। आगे है प्लेटो के महत्वपूर्ण कथन। तो इसमें देख लेते हैं कौन कौन सा कथन। कोई भी कवि जब तक बोध शक्ति को धारण नहीं करता तब तक काव्य के देववाणी तुल्य उपहार का अधिकारी नहीं होता है। क्या कथन है? कोई भी कवि जब तक बोध शक्ति को धारण नहीं करता तब तक काव्य की देववाणी तुल्य उपहार का अधिकारी नहीं होता है, प्लेटो का कथन है। फिर है गुलामी मृत्यु से भी भयावह है, किसने कहा था? तो दोस्तों ये थे भारतीय पाश्चात्य काव्यशास्त्र और पाश्चात्य काव्यशास्त्र के महत्वपूर्ण टॉपिक्स जिन्हें मैंने आज आपके साथ डिस्कस कर लिया है और मुझे पूर्ण आशा है कि आपको ये समझ भी आए होंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए लाभदायक होगा और भविष्य में भी आपको ये लाभ प्रदान करेगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हमारी वीडियो का समापन हो जाता है और जो कल आपका एग्ज़ाम है बिल्कुल शांति से और आराम से पेपर दीजिएगा। आपको एग्ज़ाम विवेचना परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अब वीडियो को समाप्त कर लेते हैं। धन्यवाद।